हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग लेने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 5। तो आज जो हम लोग की शुरुआत करनी है, हमको लगता है पिछला सारा लेक्चर सबने देख लिया होगा ध्यान से, पिछली सारी चीज़ें सबकी क्लियर है। तो चलो आज शुरू करते हैं। तो पैकिंग शुरू करने के पहले आज हमको मेनली क्या पढ़ना है? पैकिंग पढ़ना है। पैकिंग पढ़ना है, पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ना है, एफिशिएंसी पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो चलो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले उसके बात कर लेते हैं किसकी? कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको केमिस्ट्री में दो जगह पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है सॉलिड स्टेट में और एक और पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ना है। तो वहाँ पर डेफिनेशन अलग है कोऑर्डिनेशन नंबर की, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन अलग है। यहाँ पर क्या होता है कि नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, क्या होता है? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम कोई पार्टिकल कंसीडर किए और मैंने कहा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, तो इसके आसपास जितने भी नियरेस्ट नेबर होंगे वही क्या कहलाएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। यानी अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर बात की जाए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 7 आ गया। अगर मान लो कि कोई चीज़ यहाँ पर रखी है, एक स्फीयर यहाँ रखा है, अब एक इसको यहाँ टच कर रहा है, किसको यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच किया, अब ये ऐसे टच कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ पार्टिकल इज नंबर ऑफ इट्स नियरेस्ट नेबर्स। यानी किसी भी पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? उसके नियरेस्ट नेबर की संख्या होगी। अब कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा पार्टिकल न्यूट्रल ही रहे। आयनिक कंपाउंड भी है, हम लोगों ने पढ़ा आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड है, आयनिक कंपाउंड है। तो अगर हम कह रहे बात NaCl की, तो देखो या हम किसी भी A+B- की बात करें तो A+B- में A+ का अलग कोऑर्डिनेशन नंबर होगा और B- का अलग कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब A+ को सराउंड किए हुए जितने भी B- होंगे, A+ को सराउंड किए हुए जितने भी B- होंगे वो क्या कहलाएगा? A का कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी A का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5। ये A+ है, इसके अगल बगल कितने अपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं? 5 हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 5 हो गया। इसी तरीके से अगर हमको B- का निकालना है तो इसके चारों तरफ जितने भी पॉजिटिवली चार्ज नियरेस्ट नेबर होंगे वही क्या कहलाएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। और यहाँ इस केस में ये भी कितना दिख रहा है आपको? 5 दिख रहा है। हमेशा ये नहीं होता, ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। तो न्यूट्रल पार्टिकल रहता है तो न्यूट्रल पार्टिकल जितने अदर पार्टिकल्स को टच किए रहता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। अगर हम आयनिक कंपाउंड लेते हैं तो आयनिक कंपाउंड में एक पर्टिकुलर चार्ज कैरिंग पार्टिकल जो होता, जो आयन होता, उसके चारों तरफ जितने अपोजिटली चार्ज आयंस होते वही उसका क्या होता? कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ B- का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते तो कितना आ जाता? ये भी 5 आ जाता। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना है क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है। इस पर पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिया गया है तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो हम उसको निकाल लेंगे। चलो अब हम लोग शुरुआत करते हैं पैकिंग की। तो हमको पता है फिलहाल केमिस्ट्री में 3D तक ही लेकर के चलते हैं। तो 3D की अगर बात की जाए XYZ एक्सिस में, तो हम पहले 1 डायमेंशन की बात करेंगे। तो यहाँ हम हेडिंग क्या डालते हैं? क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब कि एक ही एक्सिस में
तो एक ही एक्सिस में करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट है। कौन सा अरेंजमेंट है? इस तरीके से अगर अरेंज कर दिया गया तो ये क्या कहलाएगा? वन डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो ये हमारा 1D अरेंजमेंट है। अगर हम इसके में कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? देखो ध्यान से, इस एक पार्टिकल का मान लो निकालना, इस एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। तो देखो ये कितने अदर पार्टिकल्स को टच किया है, इसको भी टच किया है, इसको भी टच किया है, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर इसका निकालना हो तो इसको ये टच किया, इधर ये टच किया, यानी इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 2 आएगा। यानी 1 डायमेंशन में एक एक्सिस में जब हम पार्टिकल्स का अरेंजमेंट करते हैं तो क्या दिखता है कि हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल 2 अदर पार्टिकल्स को टच करता है, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाता है? 2 हो जाता है। तो हमारी ये 1D पैकिंग की बात हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी? दूसरा स्ट्रक्चर आ जाता है। देखो ध्यान से बनाना भी सीखना है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या आता है? क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, यानी 2 डायमेंशन में पैक करेंगे। अब 2 डायमेंशन में पैक कैसे किया जाए? 2 डायमेंशंस में पैकिंग करनी। 2 डायमेंशंस में हमारे पास 2 तरीके आते हैं, 2 तरीके की पैकिंग की जाती है। ध्यान देना इसमें कैसे पैकिंग की गई। पहली पैकिंग में क्या है? चलो 1 डायमेंशन पैकिंग पहले बनाते हैं। तो मैंने यहाँ बना लिया एक 1 डायमेंशन पैकिंग। 1 डायमेंशन पैकिंग देखो यही होती। दूसरे वाले केस में अभी हम नाम नहीं बता रहे, नाम अभी स्ट्रक्चर से आएगा, सब कुछ यहीं से पता चल जाएगा। एक ये हो गया। अगला अगर हमको डायमेंशन में जाना है तो हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि इसी के नीचे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कर दिया जाए, यानी जहाँ पार्टिकल्स है उसी के नीचे हम क्या करें? पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कर दें। देखो मैंने कर दिया, इसी के नीचे ये आपके पार्टिकल्स अरेंज होते चले जा रहे हैं। ठीक। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि यहाँ देखो बिल्कुल एक लाइन में अरेंज किया गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि 2 पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है हम यहाँ पे अरेंज करें। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने इसका अरेंजमेंट कर दिया, ये अरेंजमेंट हो गया, दिख रहा है ये देखो ध्यान से इसको कैसे अरेंज किया गया, ये हो गया ना। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो ना, देखने से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ के केस में क्या हो रहा है, हर पार्टिकल एक पर्टिकुलर लाइन में है, एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में। यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 पार्टिकल्स के बीच के ग्रुप में ये पार्टिकल रखे, अगली लेयर का, अगली लेयर में गए तो फिर 2 पार्टिकल्स के ग्रुप में रखे। तो यहाँ और इसमें नाम कैसे देंगे? तो हम इसमें किसी एक पार्टिकल को कंसीडर कर लिए। मान लो मैंने इस पार्टिकल को कंसीडर कर लिया, ये हमारी पार्टिकल हो गई। यहाँ पर भी हम एक पार्टिकल को चलो कंसीडर कर लेते हैं, हमने इस एक पार्टिकल को कंसीडर कर लिया। ठीक। अब ध्यान देना है यहाँ पे, ये एक पर्टिकुलर पार्टिकल कितने अदर पार्टिकल्स को टच कर रहा है? ध्यान दो, एक इसको टच कर रहा है, एक इसको टच कर रहा है, दूसरा इसको टच किया, इसको टच किया। इसके अलावा ये स्फीयर, ये एक पार्टिकल किसी भी अदर पार्टिकल को टच नहीं कर रहा है। तो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया कि ये किसको टच किया? इस 1 2 3 और 4। तो 1 2 3 4 चेक करने से हुआ क्या? अगर हम इन चारों के सेंटर्स को मिलाएं, इन चारों के सेंटर्स को मिलाएं तो हमारा क्या तैयार होगा? एक स्क्वायर तैयार होगा। याद रखना, एक पर्टिकुलर पार्टिकल जिसको चारों तरफ से टच किया गया, जब चारों तरफ से ये टच हुआ, 4 स्फीयर है ना, चारों ने टच किया, चारों के सेंटर को मिलाया तो क्या तैयार हुआ? स्क्वायर तैयार हुआ। तो इसलिए इसका नाम क्या देते हैं? इसका नाम देते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दूसरी चीज, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर याद करो, मैंने क्या कहा था? कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने कहा था कि एक पर्टिकुलर पार्टिकल जितने भी अदर पार्टिकल को टच करेगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर।
तो यहाँ पर ये एक पार्टिकल कितने को टच किया, 1 2 3 एंड 4, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल करके आ जाता है, 4 आ जाता है। यहाँ पर ध्यान दो, ये स्फीयर यही हमने कंसीडर किया, देखो मैंने इस पे क्रॉस बना दिया है, तो ये कितने को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 को टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया, ये आ गया। दूसरी चीज, अब हम क्या करें कि जो भी नियरेस्ट नेबर हैं उन सब के सेंटर को आपस में मिला दें। तो सबके सेंटर को आपस में मिलाया तो ये स्ट्रक्चर क्या बना, देखो हेक्सागन बन गया। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हेक्सागोनल पैकिंग। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, हेक्सागोनल पैकिंग। तो ये हमारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, ये हमारी हेक्सागोनल पैकिंग है। अब एक चीज और पूछी जाती है, एक तो ये आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। देखो कितना आसान सा है, एक अलाइनमेंट पे मैंने इधर बनाया, यहाँ क्या किया, 2 स्फीयर के ग्रुप्स में मैंने पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कर दिया। यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्फीयर को कंसीडर किया, उसको टच करते हुए जितने भी अदर स्फीयर्स थे सबके सेंटर को मिलाया, एक स्क्वायर बना, तो नाम हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। एक ने 4 को टच किया तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, एक पर्टिकुलर स्फीयर को कंसीडर किया, उसको कितने ने टच किया, 1 2 3 4 5 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी यहाँ मैंने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया गलती से, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। और इसको हम क्या कहेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पूछा ये जाता है कि इफिशिएंट कौन सा ज़्यादा होगा। इफिशिएंट का मतलब क्या होता है, इफिशिएंट का मतलब होता है कि अवेलेबल स्पेस में से कितना स्पेस स्फीयर ऑक्यूपाई कर रहा है और कितना वैकेंट बचा रह जा रहा है, कितना स्फीयर ऑक्यूपाई किया और कितना वैकेंट बचा रह गया। जैसे आप मिठाई का डिब्बा आपको दिया जाए और मैंने कहा कि बेटा एक काम करो कि इसमें बर्फी अरेंज करो एक डिब्बे में और एक डिब्बे में रसगुल्ला, तो अगर जिस डब्बे में आप बर्फी अरेंज किए, बर्फी अरेंज करोगे तो क्या होगा, बर्फी इस तरीके से अरेंज करते चले गए, अरेंज हो गई ना, इस तरीके से बर्फी अरेंज करते चले जाएंगे, ये पूरा रखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जितना भी अवेलेबल स्पेस है वो सब मिठाई ऑक्यूपाई कर लिया, यानी कुछ भी खाली नहीं बचा और ये 100% ऑक्यूपेंसी हो जाएगी। लेकिन वही अगर आप रसगुल्ला रख रहे हो तो रसगुल्ले में अब क्या होगा, बहुत सारी खाली जगह छूटेगी। देखो ये सब खाली जगह छूट जा रही है ना, ये सब खाली जगह छूट जा रही है, अब यहाँ ये रसगुल्ला आएगा ही नहीं। अब इस तरीके से आप कर रहे हो, ठीक, तो बहुत सारी खाली जगह छूट जाएगी, यानी यहाँ क्या होगा, यहाँ लेस देन 100%। तो यहाँ 100% स्पेस ये मिठाई बर्फी आपकी ऑक्यूपाई की, यहाँ क्या किया, रसगुल्ला 100% नहीं ऑक्यूपाई कर रहा है, कुछ खाली जगह छूट जा रही है। ठीक वही काम हमें देखना है कि इन दोनों में, चूंकि स्फेरिकल है ना, हम तो भाई क्यूबिकल मान के चल नहीं सकते, स्फेरिकल ही मान के चलेंगे। तो इन दोनों पैकिंग में भी क्या होता है कि हेक्सागोनल पैकिंग, हेक्सागोनल पैकिंग इज more efficient than स्क्वायर पैकिंग। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि हेक्सागोनल पैकिंग ज्यादा इफिशिएंट होती है इन कंपैरिजन टू स्क्वायर पैकिंग। तो एक काम करो, इस पूरे पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं 3D पैकिंग। तो चलो बेटा अब बात करते हैं हम लोग 3D पैकिंग की। तो सबसे पहले जो 2 टाइप हमने 2D में पढ़ा वो क्या पढ़ा, हमने एक पढ़ा था स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो हम पहले 3D पैकिंग किससे बनाएंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बनाएंगे। तो 3D पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर पैकिंग, यानी 2D स्क्वायर पैकिंग है, उससे हमें क्या करना, 3D पैकिंग प्रिपेयर करना। तो देखो ये फिगर बड़ा आसान होता है, हम आपको यहाँ बना करके दिखाएंगे, आप सिर्फ उसका पॉइंट समझना कि कैसे इसको ड्रॉ किया जाता है। देखो अगर हम बात करें, चलो मैंने यहाँ पे बना लिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये स्क्वायर था ना,
पिछला फिगर इसी का बना था, तो हमने बिल्कुल एक स्क्वायर फिगर बना लिया, ये बन गया। अब आपको ध्यान क्या देना है, आप किसी बुक वगैरह में देखेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि हम ये फिगर बनाएं कैसे। हम एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं। आप एक काम करो कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, इन सब का सेंटर ले लो। सेंटर ले लिया, इसी तरीके से ये जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का क्या किया, सेंटर ले लिया। जो भी इसका रेडियस है, आप एक काम करो, आधा ये बनाया, आधा ये बनाया, आधा ये बनाया, आधा इधर से ये बनाया, आधा इधर से ये बनाया, आधा इधर से ये बनाया। अब हमने क्या किया, एक इधर से बना दिया। देखो बन गया ना। तो कितनी लेयर हो गई, 2 लेयर। चलो तीसरी लेयर बनाते हैं, अगेन सेम काम करेंगे। अभी मैं आपको इसको एक और तरीका सिखाएंगे बनाने का। इसी तरीके से ये तैयार हो गया, और एक लेयर और बनानी है। 1 2 3 4 है, तो पीछे भी 1 2 3 4 बनानी है। फिर हम गए इधर। अब देखो ये हमारा एक 3D स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार हो गया। तैयार हो गया ना। जब आप देखोगे इसको डायगनली तो आपको नज़र आएगा। कॉपी में आप कैसे बनाओगे, चलो मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7। चलो हम कैसे शुरू करते हैं। आपकी बुक में होगा, आप ये बना लिए, 2 बना लिए, 3, ये आपका 4। फिर आपने ये बनाया। देखो जो ऊपर फिगर है वो आपको कॉपी में कैसे ड्रा करने आना चाहिए, ये मैं आपको इसीलिए तरीका यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखो ये बन जा रहा है। कॉपी में आप अच्छे से गोला बना लेंगे। अब आप क्या करेंगे, मैंने कहा था ना सबका सेंटर ले लेना। यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया। मैंने बना दिया 1, फिर यहाँ बनाया 2, फिर यहाँ क्या बनाया 3। उसी तरीके से हमने कहा था यहाँ पे सेंटर ले लेना, यहाँ लिया, यहाँ, यहाँ और यहाँ। अब ये क्या करना है, अब देखो पूरे गोले में नहीं जाना है, हमारा पूरा गोला 2 लाइन के बीच में है। हम क्या करेंगे, इसको आधे गोले पर से घुमा देंगे। देखो आधे गोले पर से घुमा दिया ना, और हम इसको इधर से लेके चले। अगले स्टेप में फिर हम यही करेंगे, इसको आधे गोले से, अब ये पूरी लाइन हमने ले लिया, पूरी लाइन ले लिया, ये हमने पूरी लाइन ले लिया। अब इसके बीच में बनाएंगे। देखो ध्यान दो, अब ये पूरा इधर आ गया, अब ये पूरा इधर आ गया, और ये इधर आ जाएगा। अब आप अगेन एक काम करोगे, 1 2, आप यहाँ आएंगे, ये आपका 3 इधर आ जाएगा, आधे आधे पर से आ जाएगा, और ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। ये बनाने का तरीका था, जब आप कॉपी में बनाओगे तो और अच्छे से ये ड्रॉ हो जाएगा। तरीका मैंने इसीलिए आपको बता दिया। तो ये हमारी क्या है, 3D पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी 4 बेस पे आए। इस तरीके से 4x4 का बेस तैयार हुआ, और ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, ये हिस्सा अंदर की तरफ चला गया। अब इसमें अगर आपको निकालना हो तो आपको क्या ध्यान देना है, इसको कितने स्फीयर्स टच करेंगे। तो देखो अगर हम ध्यान दें एक पर्टिकुलर स्फीयर को कंसीडर करके, तो सेम प्लेन में उसको कितने टच कर रहे थे, सेम प्लेन में उसको 4 टच कर रहे थे ना। एक को कितने टच कर रहे हैं, 4 टच कर रहे हैं। 4 के अलावा एक इसके ठीक नीचे वाला गोला भी इसको टच करेगा। देखो अपने ही प्लेन में इसको 4 टच कर रहे हैं ना। कोई भी एक कंसीडर कर लिया हमने, कोई भी एक, चलो यहाँ कंसीडर कर लिया, इसको कंसीडर कर लिया, तो 1 2 3 4 ये एक ही प्लेन में टच कर रहे हैं। अब इसके ऊपर वाला जो स्फीयर होगा वो पूरी तरीके से इसको टच करेगा, और इसके नीचे वाला स्फीयर भी इसको पूरी तरीके से टच करेगा। ध्यान देना है, 4 तो टच करेंगे सेम प्लेन में, एक टच करेगा इसके ऊपर वाले प्लेन का, और एक टच करेगा इसके नीचे वाले प्लेन का। यानी यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल करके आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 का डिवीजन कैसे हुआ, 4n
सेम प्लेन, 4 इन सेम प्लेन, 1 कहाँ है, इन अपर प्लेन, 1 इन अपर प्लेन, और 1 कहाँ होगा, इन लोअर प्लेन, या प्लेन ना कह करके लेयर लिख दो, लेयर ज़्यादा एप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो ये बात हुई कि पर्टिकुलर स्फीयर को सेम प्लेन में तो 4 अदर स्फीयर टच करेंगे, एक स्फीयर इसके ऊपर वाले लेयर का टच करेगा। अगर मैंने ये इस हाथ को ले लिया तो 4 तो इसी प्लेन में टच कर जाएंगे, एक इसके ऊपर वाले का टच करेगा और एक इसके नीचे वाले का, यानी यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। तो ये हमारी 3D क्लोज पैकिंग किससे होगी, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा चलो अब बात करते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3D की हो गई बात। अब हम लोग बात करते हैं किससे, हेक्सागोनल पैकिंग से, यानी 3D पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल पैकिंग, 2D हेक्सागोनल पैकिंग, ये हम लोग को करना है। ठीक है, अब इसमें हमें स्ट्रक्चर बनाना है। देखो इसमें भी 2 तरह के स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसमें भी 2 तरह के स्ट्रक्चर्स बनेंगे। दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स को हम पैरेलल आपको बना करके दिखाएंगे। तो पहले हम इसमें एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना लेते हैं, फिर हम दूसरे साइड का बना लेते हैं। तो चलो इस साइड का बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6, फिर हेक्सागोनल है 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर कर दिया इस तरीके से। तो हमने एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने 4-5 लाइन आपकी सहूलियत के लिए ड्रॉ कर दी। ऐसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे। चलो एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे भी बना देते हैं, 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये बनाया हमने। चलो इधर भी एक गोला बना देते हैं। ठीक है, ये बन गया। अब क्या होगा, अब अगर ध्यान दो तो अगर हम इसको देखें ध्यान से तो होगा क्या, 1 1 1, थोड़ा सा और इसको एप्रोप्रिएट बना देते हैं। ये फर्स्ट लेयर का है, मान लो हमने ये स्फीयर लिया, ये वाला पर्टिकुलर। ठीक है, यहाँ ये थोड़ा सा गैप दिख रहा है, इस गैप को थोड़ा सा भर देते हैं। तो ये स्फीयर हो गया, ये दोनों स्फीयर हो गए। तो ये बीच में क्या होगा, एक गड्ढा की तरह रहेगा, एक डिप्रेशन रहेगा। इस डिप्रेशन में अगर हम एक स्फीयर रखें तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा डिप्रेशन अब ऊपर से नज़र नहीं आएगा। यानी अगर हम यहाँ पर स्फीयर रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो स्फीयर रखेंगे, ये स्फीयर पूरी तरीके से इस स्फीयर को क्या करेगा, ढक लेगा। इसी तरीके से हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एक ये तैयार होगा। तो ये जो पार्ट है, ये जो डिप्रेशन है, जैसे ही अपर लेयर में हमने ये रखा, ये पूरी तरीके से ढक गया। तो सेकंड लेयर हमारा इस तरीके से तैयार हुआ। अब हम चलो यहाँ पर भी एक गोला बना करके देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमने एक गोला बना लिया, ठीक। फिर एक गोला हमने यहाँ पे बना करके देख लिया। तो ये जो वायड तैयार होगा, अब इसमें ध्यान देना है, ये जो वायड तैयार हुआ ये कितने स्फीयर से सराउंडेड है, 3 स्फीयर नीचे के और 1 स्फीयर ऊपर का, यानी ये 4 स्फीयर से। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है टेट्राहेड्रल वायड। वायड का मतलब एम्प्टी स्पेस। अभी इसके बारे में डिटेल आगे पढ़ेंगे। अब देखो, अब क्या बात होती है, एक तो ये तैयार हो गया। तो यहाँ पर अगर ध्यान दो, हम एक पर्टिकुलर पार्ट की बात करते हैं। हमने एक गोला यहाँ लिया, एक गोला यहाँ लिया, एक गोला यहाँ लिया, ठीक है। उसके बाद हमने एक गोला यहाँ लिया, एक गोला यहाँ लिया, एक यहाँ लिया और एक यहाँ लिया। हमने क्या किया था, ऊपर वाले लेयर का एक स्फीयर, नीचे वाले का 2।
देखो हमने ये लिया था, ऊपर का 1 नीचे का 2। चलो भाई अब इसमें तो थोड़ा गोला गड़बड़ बनेगा, फिर यहाँ पर बनेगा, ये तैयार होगा, तो ये डिप्रेशन हमारा तैयार हुआ। अगर हम इसी डिप्रेशन में स्फीयर को रखें, इस डिप्रेशन में, कौन से, जो ऊपर के डॉटेड वाले स्फीयर से इनके डिप्रेशन में अगर हम ये रखें तो वो गोला क्या होगा, ठीक इसके ऊपर आएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये पूरी तरीके से ओवरलैपिंग हो जाएगा। जब पूरी तरीके से ओवरलैपिंग हो जाएगा तो फर्स्ट और थर्ड लेयर क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। तो फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर कॉमन, फर्स्ट एंड थर्ड कॉमन हो गए। तो जैसे ये कॉमन हो जाते हैं तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, ए बी टाइप अरेंजमेंट। क्या कहेंगे, ए बी टाइप अरेंजमेंट। और इसको दूसरा नाम हम क्या देते हैं, इसको दूसरा नाम हम देते हैं इस पैकिंग को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसको HCP से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज आएगी। देखो पहले लेयर का 1 स्फीयर, दूसरे लेयर का 2 स्फीयर, पहले लेयर का 1, दूसरे लेयर का 2, फिर इस लेयर का 1, इसका 2, यहाँ पे तैयार हो गया। फिर ये यहाँ पे इस तरीके से तैयार हो जाएगा। तो अगर हम इस स्फीयर को ध्यान से देखें तो नीचे वाले में भी ये डिप्रेशन तैयार था और ऊपर वाले में ये डिप्रेशन तैयार था। ध्यान देना, 1 2 3 ये हो गए। अब एक गोला यहाँ से था, एक गोला आपका इधर से था और एक गोला आपका इधर से था, ये सब टच करेंगे। तो नीचे वाले में ये डिप्रेशन और ऊपर वाले में ये डिप्रेशन, यानी ये जो वॉइड है ये कितने से सराउंडेड है, 6 से। और 6 डॉट से जब सराउंडेड होता है तब हम इसको क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब यहाँ पर हमने क्या किया था कि हमने इस डिप्रेशन में स्फीयर रखा था। तो ये लोग करके अगर हम इस डिप्रेशन में स्फीयर को रखें तो हमारी तीसरी लेयर क्या होगी, ना तो वो पहले लेयर से मैच करेगी ना तो दूसरे से। यानी ये हमारा पहला लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा लेयर। तो इसको A माने, इसको B माने और इसको C माने। तो इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, ABC टाइप अरेंजमेंट। और ABC टाइप अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या कहते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। ठीक है, या इसको हम CCP भी कहते हैं। तो हमको 2 टाइप के अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं, HCP में AB टाइप होता है और दूसरा मिलता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP। 2 नई चीजें हमको पता चली। क्या पता चला, हमको ये पता चला टेट्राहेड्रल वॉइड यानी द वॉइड विच इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड विच इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स। एक चीज बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर ऑक्टा बात किया तो ऑक्टा का मतलब कितना हो गया, 8। तो 8 होना चाहिए। ध्यान आपको इस वर्ड पे देना है, ये क्या है, ये फेस को इंडिकेट करता है। चलो एक फिगर से तुम्हें समझाते हैं। मान लो ये है, एक प्लेन है, एक प्लेन में ABCD। मान लो एक पॉइंट मैंने ऊपर बना दिया E, तो E पॉइंट को A से भी टच किए तो देखो ऊपर 4 फेस तैयार होंगे। कौन कौन से तैयार होंगे फेस, ABE, एक ही ऊपर फेस तैयार होगा, E ऊपर है प्लेन ऑफ पेपर के। दूसरा क्या तैयार होगा, BCE तैयार होगा, फिर CDE तैयार होगा, फिर ADE। 4 फेस ऊपर तैयार होंगे। इसी तरीके से अगर हम एक डॉट प्लेन ऑफ पेपर के नीचे लगा देते हैं F, तो ये तो हमको दिखेगा ना ऐसा, लेकिन ये कैसे दिखेगा, डॉटेड हम लेंगे ताकि हमको क्लियर हो जाए। अब देखो नीचे भी 4 फेस हो जाएंगे। कौन कौन से, ABF, BCF, CDF और ADF। तो 4 फेस ऊपर 4 फेस नीचे, कितने फेस हो गए, 8 फेस। और पार्टिकल कितने लगे मेरे,
6 लगे, तो ऑक्टाहेड्रल में कभी नहीं कंफ्यूजन क्रिएट करना है कि 8 पार्टिकल होंगे, नहीं, पार्टिकल्स 6 होंगे, फेस हमारे कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो एक काम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग चलो एक और बात करते हैं कि जो हमने हेक्सागोनल पैकिंग से 3D अरेंजमेंट तैयार किया, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। देखो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर स्क्वायर क्लोज पैकिंग से जो 3D किए थे उसमें निकाल दिए, इसमें कितना होगा। तो देखो हम HCP की बात करें या CCP की बात करें, हम इसको FCC के इक्विवेलेंट लेकर के चलते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन यही है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, देखो हम क्या करते हैं कि एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का एक अरेंजमेंट तैयार करते हैं, ठीक है। ये हो गया 1 2, बीच में आ गया ये, हमने इस एक को कंसीडर किया एक पर्टिकुलर प्लेन में, तो सेम लेयर में कितने हो गए, 6 हो गए। ध्यान देना है, सेम लेयर में कितने हो गए, 6। अब इसके ऊपर वाले लेयर में कितने स्फीयर्स रखे जा सकते हैं। अगर हम इस वॉइड में, इस वॉइड के इस डिप्रेशन में अगर हम स्फीयर रखेंगे तो वो स्फीयर हमारा कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा। अब इसमें नहीं रख सकते ना, क्योंकि काफ़ी हिस्सा कवर हो जाएगा, तो अब यहाँ रखना पड़ेगा। तो ये 3 इधर से आ जाएंगे और ये 3, देखो 3 हो गए ना, यानी इस लेयर में कितने हो गए, 3 हो गए। तो 6 पार्टिकल्स इन सेम प्लेन में, इसके ऊपर वाले प्लेन में रखेगा तो कितने पार्टिकल्स इस पर्टिकुलर स्फीयर को टच किए, 3, यानी 3 पार्टिकल्स इन अपर लेयर और 3 पार्टिकल्स किस में जाएंगे, लोअर लेयर में, ठीक है। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल करके आता है, 12। ध्यान देना, ये बहुत पूछा जाता है कि हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग 3D में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। इसी तरीके से सिंपली क्यूबिक क्लोज पैकिंग में पूछता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12 होगा। क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद एक और टाइप का अरेंजमेंट आता है जिसको हम BCC अरेंजमेंट कहते हैं। मेटल्स के केस में ये बहुत पाया जाता है। तो हम लोग कितना कोऑर्डिनेशन नंबर देखो पढ़ लिए। 1D में हमने क्या पढ़ लिया, 1D में हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 पॉसिबल है। जब हम 2D पढ़े तो 2D में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 4 और 6 आया। 3D में हमने पढ़ा तो 3D में पहला फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से कितना था, इससे आया था 6 निकल करके, और फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इससे कितना निकल करके आया, 12 आया। अभी भी एक छूट जाता है स्पेशल केस, ये आपको याद रहना चाहिए, BCC अरेंजमेंट। चलो BCC अरेंजमेंट का एक डायग्राम बनाते हैं। BCC अरेंजमेंट का अगर डायग्राम थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो तो कुछ इस तरीके का होता था। हम लोग इस तरीके से एक क्यूब बनाते थे, ये बन जाता था। क्या होता था, एक पार्टिकल यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठवां यहाँ, सातवां यहाँ और आठवां यहाँ, ये होता था। और एक कहाँ होता था, बॉडी डायगोनल पर। तो बॉडी डायगोनल सपोज करो हमने बना लिया तो इस तरीके से तैयार होता था। बॉडी डायगोनल यहाँ पर ना, बॉडी डायगोनल इसी तरीके से तैयार होगा, ठीक है। फिर ये आपका इस तरफ जाएगा और ये वाला इस तरफ जाएगा। तो ये सब कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते, यानी ये हमारा पॉइंट क्या हो जाता, बॉडी सेंटर। अब इस अरेंजमेंट को अगर समझा जाए तो क्या होगा, हमारे 4 पार्टिकल्स बेस वाले तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। फिर से थोड़ा सा इसको बड़ा डायग्राम बना देते हैं, डायग्राम थोड़ा सा छोटा हो गया। चलो 4 पार्टिकल्स जो नीचे वाले हैं, हमने नीचे वाले 4 पार्टिकल्स को बनाया, तो नीचे वाले 4 पार्टिकल्स ये हो गए। इसके ऊपर ये बॉडी सेंटर वाला रखा है और उसके ठीक ऊपर क्या होंगे, 4 रखे होंगे।
यही अरेंजमेंट है ना, ध्यान देना। पहले 4 नीचे वाले मैंने बनाए जो सॉलिड लाइन से बनाए, यानी ये हमारे हो गए बेस एटम, बेस पार्टिकल हो गए। ये वाला जो बना है ये कौन सा हो गया, ये हो गया बॉडी सेंटर पार्टिकल, बॉडी सेंटर पार्टिकल। इसके ऊपर जो डॉटेड वाला है वो क्या होंगे, अपर पार्टिकल्स हैं, है ना। तो अब इसमें अगर ध्यान दो तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल करके आ रहा है, 8 आ रहा है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, कंपटीशन में भी आ सकता है कि आपसे पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो बीसीसी में कितना आ गया, 8 आ गया। बाकी 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से कितना आया था, 6 आया था। और 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से कितना आया था, 12 आया था। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज बच्चों हम लोगों ने पढ़ा 2D पैकिंग, 3D पैकिंग, सबसे पहले 1D पैकिंग, सबके कोऑर्डिनेशन नंबर, सबके स्ट्रक्चर बनाना हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग इसके बाद चलेंगे अगले लेक्चर में, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। डेंसिटी कैसे निकालते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होता है, वो तो मैंने आज बता ही दिया कि 6 स्फीयर से सराउंडेड ऑक्टाहेड्रल, 4 से सराउंडेड है तो टेट्राहेड्रल। कभी भी नंबर ऑफ एटम्स को वर्ड से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि हेड्रल मतलब ध्यान में रखना है, फेस होता है, ठीक। तो अब आप लोग इन सारे लेक्चर्स को देखिए, इसको ध्यान से रिवाइज कीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में।